नमस्कार मित्रों, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। चुनाव का मौसम है, चुनावी बयान, चुनावी बयार यह चल रहा है और बहुत तेज तपिश है, लू चल रहा है। और जितनी गर्मी वातावरण में है, उससे ज्यादा गर्मी नेताओं के भीतर है, उसके बयानों के भीतर है। और लगभग कोई कौवा कह दिया, कौवा कान लेके भागा, तो कोई कौवा के पीछे है, कोई कान को देख नहीं रहा है, कोई कान पकड़े हुए है। बहुत प्रकार की कहानी और खास करके जैसी विविधता, जैसा रंग और जैसा रूप, भाषा, भेष सब कुछ है भारत में, वैसे ही चुनाव का इंद्रधनुषी जो रंग है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन पहले यह था कि यह रंग जो है वो इंद्रधनुष पैदा करता था और यह जो है बदरंग पैदा करता है। वह हाँ, वह लगभग निश्चित रूप से हमारा देश हास का देश रहा है, उपहास का देश नहीं रहा है। हमारा देश व्यंग और अभिव्यंजना की बात करता है, अपमानित करने की बात नहीं करता है। हाँ, असहमतियां बहुत रही है हमारे देश में, शास्त्रार्थ में घोर असहमतियां रहती थी, लेकिन जो नवनीत होता था, समाज स्वीकार करता था और आने वाली पीढ़ी के लिए वही एक आदर्श होता था। फिर नई पीढ़ी अपनी समझ बनाती थी, पुरानी पीढ़ी के अपने पुरखों की समझ को और अपनी समझ को जोड़ करके फिर आने वाली पीढ़ी के लिए वो समझ को आगे बढ़ाती थी। लेकिन थोड़ा-सा एक जो थोड़ी आशा जो है थी, लेकिन नेताओं ने उस आशा पर तुषारापात किया है और एक नया ट्रेंड दिखा है। जब कहते हैं कि बाज और साँप की लड़ाई हो, तो बाज क्या करता है कि साँप को उठा के लेकर के उसका रण क्षेत्र बदल देता है, उसको लड़ने नहीं देता है। और बीच में जो आरोप कांग्रेस लगातार साल भर से कांग्रेस कहती रही कि संविधान खतरे कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता बढ़ रही है, तो उसने अब ये भी कर रहे हैं कि इनके कारण से तुष्टिकरण हो रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है। जो आरोप लगाया, उन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात की, तब ये लोग कहने लग गए कि पिछड़ों का हक ये मार रहे हैं। जितना वे लोग करते हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, और आज हद हो गई। जिस अडानी और अंबानी को लेकर के पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान के भविष्य को कथित तौर पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि दांव पर लगा करके, सो कॉल्ड जो कथित तौर पर हिंदुस्तान के हितों को दांव पर लगा करके अपने मित्रों के हित को देखने की बात हुई है, यह आरोप मोदी जी पर गंभीर है। हिंदुस्तान को छोड़ करके केवल मुट्ठी भर पूंजीपति, कारपोरेट और नाम लेने में क्या दिखा, अडानी और अंबानी के अलावे कुछ उनको दिखा नहीं। आज लेकिन गजब हो गया। आज मोदी जी कह रहे हैं कि ट्रैक बदल गया। ट्रैक क्या बदला है कि पिछले तीसरे चरण के चुनाव में तमाम पत्रकारों की, जिसको गोदी मीडिया कहते थे, और अचानक गोद से उछल करके सारे एंकर उतर गए। अब मोदी जी की गोद खाली है, अमित शाह की गोद खाली है, आजा मेरे गोदी में बैठ जा। अब कोई पत्रकार अब गोदी में बैठ नहीं रहे हैं, 5-6 दिन से भाषा बदल गई है। दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, अब देखते हैं गोदी मीडिया जो है अब गोद में है नहीं। अब सवाल कठोर कठोर करने लग गए हैं, प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दे रहे हैं, और जो सवाल नहीं पूछने के था वे भी सवाल पूछ रहे हैं। अब थोड़ी-सी जो है ना, मुझे भी चिंता हो रही है कि जो गोद भराई हुई थी 14 में, और जी, तो गोद भराई जो है गड़बड़ हो गई है, सब गोद से उछल-उछल कर जा रहे हैं। और हम लोग भी अभागे हैं कि खाली गोद है, बैठ जाते, लेकिन हम लोग की तो संभावना, मनोज जी की भी संभावना भी शून्य हो गई है। अब इस उम्र में कौन हम लोग को गोद लेगा, और इतनी बहस करने के बाद वो गोद लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भाषा बदल चुकी है। और आज तो मनोज जी भी आज कह रहे थे किसी पर बात रखनी है, अडानी अंबानी बहुत गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, कब्रगाह, स्मशान घाट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू कुछ पूरी, मतलब कि टूरिज्म का जो है ना, पॉलिटिकल टूरिज्म का इतना सुंदर दृश्य, जिसको नहीं भी, मैं कल कह रहा था शो में ना, कि जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, मुगल कालीन हिस्ट्री पढ़ना हो, सिख कालीन हिस्ट्री पढ़ना हो, केवल चुनाव के समय में भाई कैमरा खोल लो और पूरे इतिहास पढ़ लो। बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में इतिहास का ज्ञान बढ़ाया है। इतिहास पैदा करे नहीं करे, लेकिन इतिहास पढ़ाया है। लोग इतिहास के प्रति अभिरुचि लेने लग गए। लेकिन अभी जो चीजें हुई अडानी और अंबानी को लेकर के, सीधे तौर पर आज जो नया गेम हुआ है
कि क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस का कोई डील हुआ है अडानी और अंबानी से? क्या इसका कोई डीप स्टेट का कनेक्शन है, जो इस राज्य सत्ता के बाहर जो अदृश्य सत्ता है, जो दुनिया को चलाती है, दुनिया की संप्रभुता को, एकता, अखंडता को दिशा देती है, नया नैरेटिव्स गढ़ती है, वह जो अदृश्य ताकत है, जो इनविजिबल पावर है, जो आम लोगों को दिखता नहीं है? क्या डीप स्टेट की भी भूमिका है? क्या अंतरराष्ट्रीय ताकत भी कांग्रेस को बूस्ट कर रही है? क्या मीडिया को भी कोई गाइडलाइन गया है कि भाई अब इसको भारतीय जनता पार्टी को गोदी से उतार दो? क्या अडानी और अंबानी को भी डिक्टेट हुआ है? क्या वास्तव में कोई डील हुआ है? अब तो यह स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि यह देश तो लीडरों का देश है नहीं, ये तो डीलरों का देश है। लीडर और डीलर में बहुत अंतर है जी। तो ये अब इस देश में लीडर कम है, डीलर ज्यादा है। हो सकता है डील हुआ होगा। अब तो सीधे तौर पर मनोज जी से हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। मनोज जी, कुछ डील है या केवल और कुछ ऐसे ही हवा है? क्योंकि एक तो पैसा नहीं बेचारे पास चुनाव लड़ने के लिए। अंतिम 4 फेज में अगर अडानी अंबानी कुछ दे भी दे, या डर गया क्या कारपोरेट? हो सकता है राहुल गांधी आ रहे हैं लौट करके, कहीं हमारा जो है शिकंजा नहीं कस दे, और एमएसपी को लेकर के कानून बनाने की बात कर रहे हैं। खेती किसान जो बड़े-बड़े गोदाम जो अडानी ने बनाया है जगह-जगह जा करके, जो उसको वेयर हाउसिंग बनाया, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बनाया है, तो वहां जाकर के खतरा कुछ महसूस हुआ कारपोरेट को, या डील हो गया है? चलो राहुल गांधी आ रहा है, यह भी तो संकेत नहीं है कि बनिया यूं नहीं झुकता है। बड़े उद्योगपति बिना लोभ का, बिना लाभ का और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है। क्या मोदी जी का बयान अनर्गल है या इसमें कुछ अर्थ है? मनोज जी। देखिए, जो आज तो इको हो रहा है साउंड। बात रखे जो नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है, वो अपने आप में बड़ा ही मतलब कि आश्चर्यजनक, और पिछले 10 सालों के पृष्ठभूमि में देखें तो बड़ा बेतुका टाइप का लग रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव की फिजा जिस तरीके से प्रतिकूल हो रही है, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों और बयानों का एक तरह से सीधे-सीधे मतलब कि कोई उसकी लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रहे, और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक बदहवासी और कहीं न कहीं निराशा उनके बयानों से अब झलक रही है। देखिए, पिछले 10 साल में जैसे कि माना जाता है कि आप किसी का यदि विरोध करते हैं, तो सबसे पहले आपके जो सबसे खास है, नियर एंड डियर है, उस पर आपके विरोधी हमला करते हैं। तो पिछले 10 साल में अपने तमाम मोदी विरोधियों को देखा है कि मोदी पर वो हमला करने के पहले मोदी के किसी खास राजनीतिक साथी की नहीं, मोदी के जो उनके जो अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, यानी ये बताया गया कि उन्होंने उनकी राजनीति को चमकाने में हर तरीके से फंडिंग से लेकर के और ट्रेलिंग करने तक उनका साथ मिला। तो अदानी का और अंबानी का उस पर लगातार लोगों ने अटैक किया, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान कभी भी नरेंद्र मोदी ने ये उचित नहीं समझा कि हम एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है और हम सार्वजनिक जीवन में हैं, और हम पर ये तोहमत लगाया जा रहा है, तो हम इसकी कोई भी सफाई दें, चाहे सच दें या गलत दें या पैतरे के साथ दें या जो भी दें, लेकिन वह कभी भी उस मैटर पर सफाई देते या उस मैटर पर डक करते कभी नहीं देखे हैं। लेकिन आज इस चुनाव के समर में 3 चरणों के चुनाव होने के बाद तेलंगाना की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने जो अंबानी और अडानी का जिक्र किया, तो इसके 2 या 3 अर्थ निकल रहे हैं। या तो नरेंद्र मोदी को ये दोनों कॉर्पोरेट के शिखर पुरुष अंबानी और अडानी अब महत्व देना बंद कर दिए हैं, अब उन्हें फंडिंग करने को तैयार नहीं है, और उन्होंने अपने राजनीतिक एक तरह से मौसम को देखते हुए अब उन्होंने अपना जो है एक तरह से मोहरा अब जो है बीजेपी और मोदी के बजाय अब दूसरे को चुन लिया होगा। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के युवराज और शहजादे ने जो है बार बार प्रातः स्मरणीय अंबानी और अडानी का सालों से नाम लेते रहे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन उनके प्रवक्ता ने तो कहा कि कल ही झारखंड के एक सभा में राहुल गांधी ने उनका नाम लिया और उनके
खेरा जी ने, पवन खेरा जी ने ये कहा कि हम पिछले चुनावों के दौरान 130 बार अंबानी और अदानी का नाम ले चुके हैं। अब मुझे ना समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी इसमें क्या करना चाहते हैं। या तो स्वीकार कर रहे हैं कि अंबानी और अदानी इस देश के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, और जब तक उनका मुझे साथ मिल रहा था तो मैं उस पर कोई बयान नहीं दे रहा था। अब वो मेरे पाले से खिसक गए हैं, या कथित रूप से वो कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, तो अब नरेंद्र मोदी का एक तरह से कहीं ना कहीं कुंठा और हताशा अब वो सामने आ गई। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये बयान मतलब या तो उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है, या उनकी हताशा को दर्शाता है, या जो है मुझे लगता है कि अगर अंबानी और अदानी इनके खेमे से और पाले से निकल भी गए हैं तो मोदी को ये चीज सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी ने सार्वजनिक करके पूरे राजनीतिक विमर्श को जो अंबानी और अदानी पर केंद्रित हो चला था, मुझे लगता है कि राजनीति के बदलते मौसम की तरफ भी ये इशारा कर रहा है। और दूसरा ये कि पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट के बीच का जो ये नेक्सस है, जो भारतीय डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपको पॉलिटिक्स करना है तो आपको पूरे एक तरह से संसाधनों से आपको पूरा लवरेज होना होगा। और पहले भी ये बात चला था जब समाजवादी राजनीति होती थी, तो उस समय आपके ये महाराष्ट्र के कई समाजवादी नेता मोहन धारिया से लेकर पीलू मोदी वो कहा करते थे कि आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपको कोई 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए चाहिए, उनका चंदा चाहिए। तो उस समय पैसे की तंगी थी, राजनीतिक चंदे नहीं मिलते थे। और आज की तारीख में यह जो हमारा डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, जिसमें चुनाव की भी कैपिटलिज्म सर चढ़कर बोलती है, तो इसमें में क्रोनी कैपिटलिस्ट जिस तरीके से फंडिंग करते हैं और फाइनेंसिंग करते हैं, मुझे लगता है कि आजकल राजनीति में चुनाव में सफल होने की यही सबसे बड़ी गारंटी है। मोदी के बयान से ये साफ साफ जो है जाहिर हो रहा है। जी विजय जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद दया जी। मतलब कि आप तो मैं इस परिचय को मैंने अभी तक नहीं कहा। दया जी बड़े उद्योगपति हैं, शायद मनोज जी को पता है, मनोज जी को पता है या नहीं है, लेकिन मनोज जी की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, मैं इनके कई देश के कई जगह उद्योग है इनके, तो एक उद्योगपति है। उद्योगपति विचारक नहीं होते हैं और विचारक जो है उद्योगपति नहीं हो सकते, लेकिन दया जी दोनों हैं, उद्योगपति भी हैं विचारक भी हैं। और क्या लगता है कि उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण कांग्रेस हुकूमत में बेहतर हो सकता है या मोदी हुकूमत में? उद्योगपति का कलंक मोदी पर है, तो आप लोग एक बार आशीर्वाद आप लोगों को देना चाहिए उद्योगपति के नाते भी। और वैचारिक विरोध तो है ही, लेकिन एज ए उद्योगपति आपको जो है नेशनलिस्ट जो है मोदी को आशीर्वाद देना चाहिए। अंतिम क्षण में 4 चरण में आप लोग क्यों हाथ खींच रहे हैं? जी दया जी। देखो बाबा, बात ये जो आपने उठाई है बड़ी मौजू है। सवाल ये है कि मैं उद्योगपति हूं या नहीं हूं, सेपरेट इशू है। मैं आपके सामने केवल एक अपनी बात कहने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ही हूं। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने जो मान लिया, ये इस हार को मान लिया मोदी जी ने, और अगर उन्होंने नहीं माना तो उनकी इस भावना को लोगों के अंदर ये बात चली गई कि अब मोदी जी 283 सीटों के बाद अब मोदी जी इलेक्शन में भारी बहुमत नहीं लेने जा रहे हैं। 400 तो छोड़ो, 273 का भी आंकड़ा पार करना उनके लिए असंभव सा लगता है। इसलिए उन्होंने आज आकर ये बात कही। नहीं तो गोलवलकर की बात मैं कई बार कहता हूं कि जब उस एजेंडे को लेकर मोदी जी ने पिछले 10 साल में काम किया कि 2-3 शाहूकार होने चाहिए, उन्होंने 2-3 शाहूकार पैदा कर लिए। उन्होंने 5 किलो अनाज जो अनाज देना चाहिए ताकि गरीब आदमी रोटी खा सके, उससे ज्यादा ना वो बन सके, उन्होंने 10 साल में ही नोटबंदी की। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी आज एक इशू उठा, शायद आपने तो ज्यादा नजदीक से देखा होगा, उसकी बहुत चर्चा हो। अखिलेश किसी मंदिर में गए और उस मंदिर में जाने के बाद उसकी धुलाई हो गई। अब उस मंदिर को धुलाई करा दी। सवाल ये उठ गया कि अगर अखिलेश यादव होते हुए, कृष्ण के उसमें होते हुए, कृष्ण वंशी होते हुए, यदुवंशी होते हुए उस मंदिर की धुलाई हो रही है, तो मोदी जी जो हैं वो भी तेली हैं, मतलब ओबीसी हैं, और वो यजमान राम मंदिर में बन रहे हैं।
अब ये इशू जब उठा तो अब इशू को ढकने के लिए मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस नैरेटिव को बदलने के लिए, ताकि ये नैरेटिव ना उछले, तो उन्होंने अडानी और अंबानी का सीधा ही पर्चा खोला और राहुल गांधी पर लाद दिया। अब या तो राहुल गांधी अगली सरकार बना रहे हैं, तो तभी उद्योगपति क्यों आएंगे? उद्योगपति का तो अपना इंटरेस्ट है, उसका तो अपनी सोच है, उसका तो अपना आधार है। जो सरकार बनेगी, उद्योगपति जो बिजनेसमैन है, उसकी कोशिश होती है कि वो उसके साथ जाए, ताकि अगली पॉलिसी जो बने वो उसके अकॉर्डिंगली बने, और तो कोई कारण होता नहीं कांग्रेस को घाटा नहीं होगा अगर जो अडानी अंबानी लगातार, अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसका जो ग्रोथ रेट है कि 130% कितना है अडानी का, मैं तो डाटा अंक गिनने में दिक्कत हो जाती है मुझे, इतने शून्य होते हैं उसमें, कि यह ग्रोथ हुआ है 10 वर्षों में इन दो का। मैं ये करूं कि अगर उसी निगेशन का अटैचमेंट अगर कांग्रेस के साथ किया जाए तो जनमानस पर, यह मध्यम वर्ग तो लोभी वर्ग है, ये जो मिडिल क्लास है, आजादी के बाद इस मिडिल क्लास का जो कैरेक्टर बदला है, और कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि जैसे मिडिल क्लास ने एक वक्त में हिटलर के करीब गया था, और यह मिडिल क्लास 10 साल तक जब कहा कि मैं घुस के मारूंगा, तो यह जो सुविधा भोगी मध्यम वर्ग है, इसको यह लोकतंत्र बड़ा अच्छा लगता था। जब मोदी जी के बयान में यह ध्वनि निकलती थी, मैं घुस करके मारूंगा, ये घुस करके मारने वाले जो बयान है, जो मिलिशिया के जो स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन में जो मिलिशिया स्टेटमेंट है, ये मध्यम वर्ग को अच्छा लगता था। नहीं बाबा, एक बात हम समझें, हम किसी के विरोध में नहीं है, एक बात समझे, जब अंबानी, धीरू भाई अंबानी पहले बार मिडिल क्लास के लिए शेयर होल्डिंग लेकर आए, उससे पहले शेयर होल्डिंग मिडिल क्लास की नहीं थी, अमीर आदमी शेयर होल्डिंग में जाते थे। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उन्होंने एक नई क्लास खोली और उन्होंने आम आदमी को शेयर होल्डिंग की तरफ गए, और आम आदमी शेयर लेने लगा और खरीदने लगा और बेचने लगा। कांग्रेस की मैनिफेस्टेशन में एक बात आप ध्यान रखें, वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाते, 2-3 शाहूकारों ऐसा नहीं जाते, वो एक साइज है कि इस साइज में सब लोगों को, ताकि मिडिल क्लास उसमें बंधी रहे। 2014 के बाद जो सामने आई बात, वो बड़ी अजीब किस्म की है। जब आपने नोटबंदी की और जब सारा काम किया, तो एक ऐसा नया क्रोनिक कैपिटलिज्म क्रिएट हो गया, उसमें सामने नजर नहीं। इसलिए अगर आप मनमोहन सिंह की उस स्टेटमेंट को देखें कि ये डिजास्टर होगा, मनमोहन सिंह किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया ये डिजास्टर होगा। आज मोदी जी को लगने लगा कि जिसको मैं खींच के चल रहा था वही मेरे से हटेंगे, अगर मेरे से ही चले गए तो मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज कहां से दूंगा, बाकी चीजें कहां से दूंगा? मैं समझता हूं कि मोदी जी ने का जो आज का जो उन्होंने तीर खींचा है और तीर मारा है, वो निशाने से चूक गया। उनको ये निशाना ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनकी ये गलती कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ, और इसका मैसेज गलत चला गया। ये मैं उनको भी कहता हूँ कि आपका मैसेज ही गलत चला। जी मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि शो को बिल्कुल 4 मिनट हमारे पास में है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो लोभी मध्यम वर्ग है, निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में यह मध्यम वर्ग, दलित तो लड़ नहीं रहे थे, दलित की अपनी दास्ता, निकट की दास्ता थी। वो निकट की दास्ता से जूझते जूझते उनकी जिंदगी यूं ही तबाह थी, वो फांसी पर क्यों चढ़ते? उनके अरमान, उनके भविष्य, उनकी जिंदगी, सब कुछ फांसी पर झूल रहे थे, तो वो तो यूं ही मरा हुआ था। मध्यम वर्ग ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान किया, जो कुर्बानियां दी, और फिर आजादी के बाद मध्यम वर्ग ने इस देश को जिस तरह से लूटा, और मुफ्तखोरी, बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली, सड़क, पानी, ये जो मुफ्तखोरी की जो आदत लगी, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेवड़ी संस्कृति भी कहते हैं, यह क्या लग रहा है कि ये मध्यम वर्ग उदासीन है कांग्रेस को लेकर के? अब क्योंकि राम मंदिर का टेम्पो कम हो रहा है, बहुत ज्यादा गाय के सवाल पर मध्यम वर्ग रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
ये जो लोभ है, तो मध्यम वर्ग के सामने में जो लोभ तंत्र है, जो ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी है, और जो अभी अंबानी और कांग्रेस का अटैचमेंट है, ये ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी जिसके पक्ष में मिडिल क्लास खड़ा है, यह कोई इस 4 चरण के चुनाव में कुछ प्रभाव छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा? आपकी बातों से ही शो को समाप्त करेंगे। मनोज जी। देखिए, ये जो सारे मुद्दे आपने जो एक साथ सबका जो सम्मिश्रण किया है, मुझे लगता है इन सबको ज्यादा वर्गीकृत ढंग से बात किया जाए तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आपने जो मिडिल क्लास का जिक्र किया, वो मिडिल क्लास एट मास नहीं था, वो क्रांतिकारी थे जो लड़ रहे थे। यह ठीक है कि वो क्रांतिकारी या वो बहुत बड़े लीडर, पब्लिक लीडर, वो मिडिल क्लास में ही पैदा हुए, क्योंकि जब तक मिडिल क्लास में वो पढ़ेंगे नहीं, उनको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, देश दुनिया को जानेंगे नहीं, तो फिर देश के लिए लड़ाई के मैदान में कैसे उतरेंगे? अब जो हमेशा मानसिक अंधकार में है, तो उन सब चीजों को जगने में तो टाइम लगेगा, लेकिन उसी में एक महान विभूति अम्बेडकर भी पैदा होता है, और जो सर्वोच्च शिखर पर, ज्ञान सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जाता है और अपने मतलब उन अछूत के करोड़ों आबादी का सबसे बड़ा रहनुमा बनता है। लेकिन जो मिडिल क्लास की आपने बात की और क्रोनी कैपिटलिस्ट की जो बात की, देखिए, अगर रिलायंस की आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1980s में जो रिलायंस की अपराइजिंग होती है, वह एक कन्वर्टेबल डिवेंचर और एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो एक कहीं ना कहीं उस समय कंट्रोलर कैपिटल ऑफ इंडिया एक होता था, जो आज सेबी है। तो सीसीआई के जरिए प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री के रहते कन्वर्टेबल डिवेंचर को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का स्पेशल परमिशन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, और शेयर बाजार के उस डायनेमिक्स के तहत रातों रात रिलायंस जो है अमीर बनता है। और 1980 में पहली बार भारत के कॉर्पोरेट घराने में रिलायंस का नाम आता है। पहले ये 100 सालों का इतिहास टाटा का, बिरला का और बजाज का रहा है, अंबानी का कोई इतिहास नहीं था। 1980 से वो कहानी शुरू होती है। यह ठीक है कि मिडिल क्लास को उन्होंने अपने शेयर के जरिए ललचाया, और एक मास डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों के जरिए हुई, और रिलायंस के शेयर कभी भी डाउन नहीं होते थे, इसलिए मिडिल क्लास उनका बड़ा मुरीद बना। अब ठीक है, रिलायंस की स्टोरी अपने तरीके से गई, और कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के ही रिलायंस के पीछे के क्रोनी कैपिटलिज्म की कहानी को बीजेपी में वाजपेयी आडवाणी के टाइम में तो नहीं, लेकिन बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने और बतौर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक नया लेवल प्रदान किया। और यही वजह है कि प्रणब मुखर्जी एक कांग्रेसी को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। वो एक रिलायंस करेक्शन है, कॉमन फैक्टर है। और यह भी जानिए, नहीं तो अभी की कहानी तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया, अभी की कहानी की तो मैंने पहले जिक्र कर दिया। तो बाकी मिडिल क्लास जो अभी क्या लगता है, कुछ शिफ्टिंग हो सकता है क्या इस सूचना के बाद कांग्रेस? देखिए, उन्होंने दया जी ने बिल्कुल कहा कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देख करके अपने रंग बदलता है। ये बात मोदी को भी भली बात मालूम है। अगर उन्होंने वॉल पर देख लिया कि सत्ता बदलनी है, रिजीम और निजाम बदलना है, तो उनका जो है नजरिया बदल सकता है। और इस बात को कई लोग जानते हैं कि अदानी को भी शुरुआत में प्रमोट करने में कांग्रेस ने उनको फैसिलिटेट किया था। सारे बिजनेसमैन, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो लड़ाई तब होती है। आज अगर मोदी भी पक्ष में होते और इंडिया अगर सत्ता में होती, तो मोदी भी वही बात कहते जो आज इंडिया ग्रुप का आदमी कह रहा है। ये तो राजनीति के अपने पैतरे होते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कहीं ना कहीं जो अदानी की राइजिंग है, जिसको कि राहुल ने बहुत तेजी से उठाया, कहीं ना कहीं वो सिस्टम के कई सवालों से जुड़ा है। और मिडिल क्लास की जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई क्लास परमानेंट नहीं होता है। पिछले 75 सालों में देश का कई लोअर मिडिल क्लास की आबादी तेजी से मिडिल क्लास बनी है, और जिस हम क्लास में जाते हैं वो क्लास का अपना कैरेक्टर जीते हैं। आप अगर दलित वर्ग के हैं या हम दलित वर्ग के हैं, तो अगर हमारा क्लास अगर आईएएस का बन गया, तो हम 4th ग्रेड दलित को अपना वर्ग मित्र नहीं बनाएंगे, हमारा क्लास का कैरेक्टर बदल जाएगा। ठीक है कि कास्ट अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास का कैरेक्टर ज्यादा प्रिवेल होता है। तो भारत में मिडिल क्लास लगातार बन रहा है, बढ़ रहा है।
पहले 10 करोड़ का मिडिल क्लास था 1980 में, आज वो 40 करोड़ का मिडिल क्लास है। और कहीं ना कहीं जो संपन्नता की जो सीढ़ी है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की ओर जाती है। लेकिन भारत का जो सोशल पिरामिड है वो कास्ट सिस्टम पर है। लेकिन एक क्रोनी कैपिटलिस्ट के बहाने और पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के नेक्सस के बहाने हमें इन चीजों की पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी पारदर्शिता की व्याख्या करनी होगी कि चुनाव में जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है उसकी क्लियर कट डिफाइंड रेखा हो। और हमने अंबानी और अदानी का तो नाम बहुत लिया, और ये बात सही है कि अदानी और अंबानी की संपत्ति पिछले 10 साल में बहुत बढ़ी। लेकिन यह भी देखिए कि जो ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जो कहानी आई है और सारे खुलासे हुए हैं, आप यह बताइए कि उसमें अंबानी और अदानी कोई बहुत बड़े डोनर के रूप में नहीं दिखाई देते। जो डोनर के रूप में दिखाई देते हैं उनका जिक्र आया है कि उनको चंदे के बदले धंधे दिया गया, वो सरकार ने गलती की है और कई बार उनके केसों को हटाया गया। तो यह सरकार नैतिकता पर कम और एग्रेशन पर ज्यादा विश्वास करती है। और मोदी और शाह अगर उनको चुनावी चीजें प्रतिकूल दिख रही है तो वह अपने मोरल हाई ग्राउंड को बढ़ाने के बजाय अभी भी वो फर्दर एग्रेशन को अपना रहे हैं और एक बिल्कुल जहरीले सांप के भांति वह विनम्र होने के बजाय अपने फन को और तान दे रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है और इसी में सारा जो है सिचुएशन जो है दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दया जी। दया जी ने साफ कहा है कि मैसेज साफ है कि जो आज बयान दिया है मोदी जी ने, निश्चित रूप से यह मैसेज गलत गया इस वक्त में। अगर कुछ बात डील है भी, राहुल गांधी का कारपोरेट का शिफ्टिंग भी हुआ है, तो कम से कम मोदी जी को इस वक्त में अभी भी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा है, पहले हताश नहीं होना चाहिए। और कहानी अगर अपने मित्रों को दूसरे के खाम अगर गया भी है तो अपने मित्रों को दूसरे के खेमे में नहीं भेजना चाहिए, एक गलत बयान दिया। मनोज जी ने भी इस बात को कहा है कि क्लास जब जाता है तो उसका एक अपना कैरेक्टर बदल जाता है। लेकिन मैं इस गीत के साथ बात कर रहा हूँ कि मोदी बदनाम हुआ अडानी तेरे लिए। अब देखिए चारों तरफ से सब लोगों ने मोदी बदनाम हुआ अडानी तेरे लिए। अब तो मोदी जी को ये कहना चाहिए कि सर धज के मेरा जनाजा निकला, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। मोदी जी 10 साल तक जो है अडानी और अंबानी के चक्कर में पड़े रहे, उनके लिए तो इन्होंने अपना जनाजा निकाल लिया, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए मोदी जी का जनाजा निकला। जनाजा मतलब सियासी जनाजा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बने रहिए हमारे साथ में, हमारे शो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। तमाम मेहमानों को नमस्ते और दर्शकों को नमस्ते। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।